हम लोग बात कर रहे थे, आपका बात करनी है इस पे कि क्या संपत्ति का कर इस प्रकार लगाया जा सकता है जिस प्रकार स्वयं पित्रोदा ने लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के मरने के बाद उसने जो कुछ स्वार्जित संपत्ति के तौर पर अर्जित किया है उसमें तो 55% यानी मोर देन 50% ये राज्य के पक्ष में ले लिया जाना चाहिए और उसके उत्तराधिकारियों को केवल 45% ये मिलना चाहिए। तो हमारे अध्ययन का और विचार का विषय ये है कि क्या ये वाकई वास्तविकता के तौर पर किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्या इसे करना चाहिए, और क्या पूर्व में ऐसा कभी हुआ है, और इसे करने की बात ये कहां से पैदा हो रही है। इन 3-4 बातों पर ये हम लोग शुरुआत से आज बात करेंगे। पहली बात तो यही है कि क्या ये केवल पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, क्या ये किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बावजूद जो देश की जनता में चुप्पी है वो ये दर्शित करती है कि शायद देश की जनता को ऐसा लगता है कि यह असंभव हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बौद्धिक कवायद है, इसे वास्तविकता में कभी परिणित किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो यह भी सोचिए कि अगर इसे वास्तविकता में परिणित न किया जा सकता होता तो देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, जिसने देश पर 55 साल शासन किया, जिसके 3 प्रधानमंत्री रहे और जो आज भी विपक्षी गठबंधन का सबसे प्रमुख दल है, उसके शीर्षस्थ नेतृत्व ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह घोषित किया है कि हम आर्थिक सर्वे कराएंगे और आपकी संपत्ति आपके पास जितनी है उतनी रहनी चाहिए या नहीं ये उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन आर्थिक सर्वे का उद्देश्य ये क्या होगा ये सहज सोचने लायक विषय है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए तो नहीं होगा, काम तो हमेशा उद्देश्य सापेक्ष यही होगा। तो अगर आर्थिक सर्वे होगा तो आखिर उसका पर्पस क्या है, क्यों होगा आर्थिक सर्वे। तो इसका मतलब यह है, और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस उसके जो अध्यक्ष हैं स्वयं पित्रोदा, जो पूर्व में भारत के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, और जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी के वैचारिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर एक स्टेटमेंट ये दिया है। उनकी हैसियत कम नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि 55% आपकी टोटल जो स्वार्जित संपत्ति है इसका 55% ये राज्य के द्वारा लिया जाएगा और केवल 45% ये आपको दिया जाएगा। आपको मीनिंग देर भाई आपके उत्तराधिकारियों को, क्योंकि आप तो जा चुके होंगे दुनिया से। ये बात उन्होंने कही है। तो अगर इतना कुछ कहा गया है और अगर इतना कुछ बोला गया, लिखा गया है, और अगर इतना कुछ बोला जा रहा है तो ये सहज स्वाभाविक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि एकदम हवा हवाई तो बात नहीं हो सकती। जब एकदम हवा हवाई नहीं हो सकती तो जरा पीछे इसे देखना होगा कि क्या पूर्व में ऐसा किया गया है कि व्यक्तिगत संपत्ति को
राज्य ने ले लिया हो। क्या ऐसा हुआ है? तो आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। जब व्यक्तिगत संपत्ति राज्य के द्वारा ली गई, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? ली जानी चाहिए थी, नहीं ली जानी चाहिए थी, यह अलग बात है। लेकिन इतना सिर्फ यह हम आपको पिछले उदाहरणों से बताना चाह रहे हैं कि यह असंभव नहीं है कि ले लिया जाए। लिया जा सकता है। एयर इंडिया पहले टाटा की, ठीक है, एयरलाइंस थी, जिसको राज्य ने अपने हाथों में ले लिया। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनीज थी जिनको राज्य ने ले लिया। और छोड़िए, शाहजहांपुर में काशीनाथ स्टेट बैंक, ठीक है, ये प्राइवेट बैंक थी, इसको राज्य ने ले लिया। इसका मतलब ये कि राज्य ले तो सकता है, लेने की ताकत है राज्य के पास। अब वो ठीक काम के लिए लेगा या गलत काम के लिए लेगा, ये दूसरी बात। जैसे चाकू एक इंस्ट्रूमेंट, ये सर्जन के हाथ में होगा, ये जीवन देगा। और अगर ये हत्यारे के हाथ में होगा तो जीवन लेगा। इसका मतलब राज्य के द्वारा जो भौतिक संपदा है, इसको अपने हाथों में लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए या लिया नहीं जाना चाहिए, यह तत्कालीन परिस्थितियों में तय होगा कि परिस्थितियां क्या है। उन परिस्थितियों में संबंधित संपत्ति को लिया जाना ठीक है या उन संबंधित परिस्थितियों में राज्य द्वारा संपत्ति का लिया जाना ठीक नहीं है। और अगर ठीक भी है तो किस सीमा तक लिया जाना चाहिए, ये सारे विषय बाद के। लिया जा सकता है, जैसे चाकू चलाया जा सकता है, चलाया जाना चाहिए, नहीं चलाया जाना चाहिए, चले तो किस सीमा तक चले, ये प्रश्न विचार के हो सकते हैं। लेकिन चलाया ही नहीं जा सकता, ऐसा सोचना ये तो मेरे विचार से या मेरे हिसाब से एक ठीक बात नहीं है। आपने देखा, राज्य ने जमींदारी खत्म की तो प्राइवेट हाथों से संपत्ति ली गई। ठीक था लिया जाना, वैसे ही जैसे चाकू का डॉक्टर के द्वारा चलाया जाना ये ठीक, लेकिन चाकू का कातिल के हाथ से चलाया जाना ये बिल्कुल गलत है। तो अगर जमींदारी ली गई तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ली जा सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ली ही नहीं जा सकती, यह बात तो सिद्ध होकर नहीं आती। हां, अगर जमींदारी जैसी स्थितियां अर्थात प्राइवेट प्रॉपर्टी शोषण का माध्यम बन गई है तो उसे ले लिया जाना चाहिए और वह ले ली गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यह कि ली ही नहीं जा सकती, इसका कोई आधार दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक देश के प्रमुख राजनीतिक दल, उसका प्रमुख नेता ये आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो ये बात केवल प्रोपेगेंडा है, ये वास्तविकता के धरातल पर उतर ही नहीं सकती। ऐसा सोचने के लिए कोई आधार नहीं, ली तो जा सकती है। और वर्तमान जो संवैधानिक सिस्टम है, यह संवैधानिक सिस्टम इसकी इजाजत यह भी देता है
ऐसा कुछ नहीं है संविधान में जो इसे रोकता, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो ये बताती है कि संविधान का निर्माण किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया। हमने 3 गोल ये अपने लिए सेट किए। हमने कहा भारत के सभी निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये देंगे। बातें बोलने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन समझने में कठिन हो जाती है। आखिर न्याय की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम लोगों को सामाजिक न्याय देंगे तो क्या देंगे? हम लोगों को आर्थिक न्याय देंगे तो क्या देंगे? और हम लोगों को राजनीतिक न्याय देंगे तो क्या देंगे? और जो कुछ हम देंगे उसे देने के टूल्स ये क्या होंगे, ये भी तो तय करना पड़ेगा। क्योंकि आप कहें कि हम पास होंगे तो आपके इस संकल्प ले लेने से आप पास ये तो नहीं हो जाएंगे। संकल्पों की सिद्धि अगर संकल्प करने से हो रही होती तो संकल्प करने में तो शायद कोई पीछे है ही नहीं। संकल्प तो सभी ने कर लिए होते, लेकिन संकल्पों की सिद्धि ये टूल से होती है जब आप प्रयास उस दिशा में समुचित साधनों के माध्यम से शुरू करते हैं, तभी संकल्प सिद्ध होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 3 गोल ये अपने सामने रखे, काय के लिए? टू अचीव। और ये उद्देश्य में भारत के सभी नागरिकों के लिए प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें बताना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय क्या है, या आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, और आखिर हम उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। ये बात बतानी पड़ेगी। और इसे बताने के लिए सबसे पहले न्याय, क्योंकि सामाजिक न्याय तो न्याय के पहले स्पेसिफिकेशन है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, सामाजिक न्याय। लेकिन अल्टीमेटली दैट इज द जस्टिस, अल्टीमेटली वो न्याय है। तो न्याय की जो एक सर्वमान्य सीधी परिभाषा, वो न्याय की परिभाषा यह है कि जो किया जाना चाहिए वो किया जाए, और जो किया जाना चाहिए वो क्या है? जो किया जाना चाहिए वो ये कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानव प्राणियों की प्रसन्नता ये सुनिश्चित की जानी चाहिए। यही अल्टीमेट गोल ये हो सकता है। इसका मतलब न्याय मानव प्राणियों की प्रसन्नता, इसी को न्याय कहा है। ये जो स्थिति है मानव प्राणियों की प्रसन्नता की, इसी को न्याय ये कहा गया है। और यही अभीष्ट है, इसी को हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये 3 प्रकार का हो गया। एक राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ? देश की राज्य व्यवस्था में हमारा समुचित प्रतिनिधित्व, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ये होना चाहिए। और देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो टूल बताए वो क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे। दूसरा हुआ सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये अपेक्षा क्या करता है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसी का नाम सामाजिक न्याय है, इसी का नाम आर्थिक न्याय है। अगर प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उस समाज में, जिस समाज में ये प्रसन्नता, जिस समाज में ये समता, प्रतिष्ठा और अवसर की उपलब्ध नहीं है, वह समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण है, ये नहीं कहा जा सकता। सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब ही है देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्रतिष्ठा, डिग्निटी और जो अवसर की समता है ये समान रूप से सभी मानव प्राणियों को उपलब्ध होनी चाहिए। तभी देखिए, फ्रेमर्स ने यह नहीं कहा कि सभी को समान संपदा यह उपलब्ध होनी चाहिए, यह नहीं कहा उन्होंने। संपदा को प्राप्त करने का अवसर यह समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर, संपदा उपलब्ध नहीं कराएंगे, यह नहीं कहा उन्होंने कि सारे संसाधन ये सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा आप कहेंगे तो ये मनुष्य की मूल वृत्ति के खिलाफ है। मनुष्य अगर कुछ भी अर्जित करता है, वह संपदा हो या कोई चीज, तो उसमें लाभ का प्रेरक तत्व होता है। जब तक उसमें व्यक्तिगत लाभ, इसका प्रेरक तत्व नहीं पाया जाएगा, तब तक वह कुछ भी अर्जित नहीं करेगा। यह एक नेकेड ट्रूथ है, यह एक नग्न सत्य है कि यह लाभ का प्रेरक तत्व है। और लाभ भी कहे तो व्यक्तिगत लाभ, सामुदायिक लाभ नहीं है। यह ठीक है कि अगर कम्युनिटी हॉल बनेगा तो शादी तुम्हारे यहां होगी तो तुम भी कम्युनिटी हॉल में कर पाओगे, और हमारे यहां होगी तो हम भी कर पाएंगे। लेकिन कम्युनिटी हॉल बनाने से पूर्व आप अपना घर बनाने में ज्यादा रुचि ये लेते हैं। घर बनाने में व्यक्तिगत लाभ है, इसलिए व्यक्तिगत लाभ का यह प्रेरक तत्व यही मनुष्य को प्रेरित करता है कि वह कुछ अर्जित करे। और जब वह कुछ अर्जित करेगा तभी आप उससे समुदाय के लिए कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब उसी के पास कुछ नहीं है तो आप समुदाय के लिए क्या प्राप्त कर लेंगे? और अगर आपने उसकी अर्जनशीलता इसे दरकिनार करके उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को हड़प लेने की सीमा तक उससे छीना, तो वो दिन दूर नहीं जब हालात श्रीलंका जैसे ये होंगे। क्यों करेगा कुछ? कोई कुछ करेगा ही नहीं। वो समुदाय के भौतिक संसाधन 55% की सीमा तक राज्य द्वारा हड़प कर स्वयं को दे दिए जाने की प्रतीक्षा यह करेगा। आज वो अर्जनशीलता की वृत्ति दिखाता है, आज वो कुछ अर्जित करता है, इसलिए क्योंकि वो ये मानता है कि उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ियों को यह प्राप्त होगा। आपने अपनी लाल डलहौजी की राज्य हड़पो नीति की तरफ अगर यह हड़पने की बात की इस सीमा पर, तो फिर आप मनुष्य की अर्जनशीलता की वृत्ति को वो धक्का लगाएंगे जो कि देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसी को नक्सली सोच कहा है प्राइम मिनिस्टर ने। ये गलत सोच है।
आप इस लेवल पर नहीं कह सकते। इसीलिए फ्रेमर्स ने भी जो बात रखी वो अवसर की समता की रखी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इससे हम सामाजिक और आर्थिक न्याय ये उपलब्ध कराएंगे, और सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसका उपयोग करेंगे। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता कैसी होगी? कहता प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अगर आप एक का संसाधन छीनकर इस सीमा तक दूसरों को दोगे तो क्या बंधुता बढ़ेगी? क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता सुनिश्चित हो पाएगी? क्या आपका यह कथन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अनुकूल है? तो एक चीज तो यह है कि यह डर कि 55% तक आपकी संपत्ति छीनी जा सकती है, यह निराधार नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, पूर्व में हुआ भी है। लेकिन अगर आप पूरी जमींदारी उन्मूलन को भी पढ़ेंगे तो जमींदारी लेने के परिणाम स्वरूप जमींदारों को प्रतिकर इसका भुगतान किया गया था, क्योंकि माना गया था कि अगर किसी को उसकी सारी संपत्ति छीनकर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो भी, जिसे जमींदार कहा जा रहा है, वो भी देश का नागरिक है। उसके कल्याण को सुनिश्चित करना यह भी शासक वर्ग का ही काम है। लेकिन फिर भी क्योंकि जमींदारी प्रतिष्ठा और अवसर इसे उपलब्ध कराने में बाधक बन गई है, इसलिए जमींदारी इसका उन्मूलन हुआ और वो ठीक था, होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जमींदारों की जो खुद काश्त जमीन थी जिस पर वो स्वयं खेती करते थे या अपने सेवकों के माध्यम से खेती कराते थे। देखिए जमींदारी का जो कॉन्सेप्ट है, उस जमींदारी के कॉन्सेप्ट में क्या है? जमींदार बिचौलिया है। जमींदार बिचौलिया है, उसने परम स्वामी राज्य से भूमि प्राप्त कर ली है, एक निश्चित लगान को देने के वायदे पर, जिस लगान को मालगुजारी कहा गया, और फिर उसने वो सारी भूमिधरों में बांट दी और भूमिधरों से उसने एक निश्चित रकम प्राप्त की जिसे लगान कहा गया, और इसके अलावा कुछ भूमि उसने अपने आप खेती करने के लिए अपने पास बचा ली और उस पर वो स्वयं खेती करने लगा। वो उसकी खुदकाश्त जमीन है और शेष उसकी भूमिधरी का भाग है। तो जो भूमिधरी का भाग था वो ले लिया, उसके लिए उसे प्रतिकर दिया और उसकी खुदकाश्त उसी के पास छोड़ दी और उस खुदकाश्त का उसे भूमिधर मान लिया, क्योंकि परम स्वामित्व तो राज्य ने ले लिया। तो वो किया जाना ठीक था, क्योंकि अवसर की क्षमता ये देनी थी। अवसर की क्षमता देने के लिए इस सीमा तक जो उसने खुद अर्जित नहीं की, वो तो बिचौलिया है उस भूमि का, और बिचौलिया की भूमिका की उसने, ठीक है, अनुचित लाभ, उसने बिचौलिया की जो उसकी भूमिका थी उसका अनुचित लाभ लेकर दूसरों के लिए अवसर की जो अनुपलब्धता थी उसको निर्मित कर दिया। इसलिए उससे वो भूमिका ले लिया जाना ठीक था। परम स्वामी तो उस समय भी राज्य था। जीता किसने था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद खेती किसकी बनी? इंग्लैंड के राजा की। लेकिन भूमि वो असेट ये तो तब बनेगी जब उस पर खेती हो,
और राजा और जमींदार तो खेती नहीं कर लेंगे, इसलिए भूमिधर, इसको भूमि देना जरूरी है। और भूमिधरों को सीधे राज्य देना नहीं चाहता था, उसने अपने जो उनके जिसे सामान्य भाषा में चमचा कहें, उन्होंने अपने चमचों को जमींदार बना दिया और अपने ही अधिकारों के समान अधिकार दे दिए, और उन्होंने शोषण करना यह प्रारंभ किया। तो इसलिए परम स्वामी तो राज्य ही था, जब राज्य बदला जमींदारी को खत्म कर दिया। तो इनफैक्ट अगर तत्व में देखें तो जमींदार से जो कुछ लिया गया वो उसका अर्जित नहीं है, उसने उसका अर्जन नहीं किया। लेकिन जिसने संपत्ति अर्जित की है उससे अगर आप 55% लेंगे तो क्या उसके दिल को कोई कष्ट ये नहीं होगा? और क्या ये बंधुता बढ़ाने वाली बात होगी? क्या ये मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं देगी? क्या ये वेल्थ का जनरेशन ये रोक नहीं देगी? और क्या वेल्थ का जनरेशन रुकना ये ठीक होगा? बात राजनीतिक पूर्वाग्रहों की और राजनीतिक दुराग्रहों की नहीं है। बात को इस संदर्भ में सोचना होगा कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। आप भारत के संविधान पर दृष्टि डालें तो उन्होंने वे आदर्श जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वे संविधान में वर्णित किए, और संविधान में वर्णित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय ये देना चाहते हैं। और न्याय का अर्थ होता है मानव मात्र की प्रसन्नता, जिसे बेंथम ने अपने शब्दों में कहा है। बेंथम ने कहा कि विधायन का क्या उद्देश्य है या विधि निर्माण का क्या उद्देश्य है? उन्होंने कहा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह विधायन का लक्ष्य है। ठीक है, तो सवाल यह है कि बेंथम की बात करें तो, और न्याय को ऐसे ही समझे तो, जो बात निकल कर आती है वो बात निकल कर यह आती है कि न्याय का एक ही अर्थ है मानव मात्र की प्रसन्नता। यही न्याय है, क्योंकि यही करणीय है, यही करने योग्य है, और जो करने योग्य हो बस वही न्याय है। मानव प्रसन्न कब होगा? जब उसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो, जब उसे देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की स्वतंत्रता हो, अर्थात उसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिली हो, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो मिली हो। लेकिन यह सब उपलब्ध कराने में देश के नीति निर्धारकों को यह ध्यान रखना होगा कि वे ऐसा करने में व्यक्तियों के बीच कटुता का निर्माण न करें। इसका निर्देश भी उद्देशिका में है। ऐसा करने में वे व्यक्तियों के बीच बंधुता इसे बढ़ाएं और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखें। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल। ठीक है, जो संविधान की उद्देशिका में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखना यह पड़ेगा कि व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल, उपकरण क्या है प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसे उपलब्ध कराने के लिए। तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दो टूल हैं जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता को उपलब्ध कराने के लिए संविधान में शामिल हुए। इनके माध्यम से फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इनके माध्यम से हम
उन आदर्शों को प्राप्त करेंगे जिन आदर्शों की चर्चा उद्देशिका में हुई। अब जरा देखिए कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसे उपलब्ध कराने के लिए आखिर ये 55% तक संपत्ति राज्य द्वारा लिया जाना, इसका विचार, आखिर ये विचार ही क्यों पैदा होता है? क्या संपत्ति वाकई प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध होने में बाधक रही है? देखना यह पड़ेगा। अगर वाकई संपत्ति जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने में बाधक ही नहीं रही है, तो फिर इस प्रकार के विचार का कोई मतलब यह नहीं हो सकता। लेकिन यह तो निर्विवाद सत्य है कि संपत्ति ऐतिहासिक काल से प्रतिष्ठा और अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध हो, इस मार्ग में बाधक रही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हमने आपसे चर्चा की थी कि संपत्ति है क्या, संपत्ति क्या चीज है, तो हमने कहा था संपत्ति कुछ नहीं है। संपत्ति आपका एक पदार्थ से विशेष प्रकार का संबंध है, और यह विशेष प्रकार का जो संबंध आपका संपत्ति, एक विशेष प्रकार का संबंध जो ये आपका विशेष पदार्थ से स्थापित होता है, ये किसी घटना, इसके घटित होने पर स्थापित होता है, और इस घटना के घटित होते ही आपके मन में एक मनोभाव यह पैदा होता है, और वो मनोभाव क्या कहता है? वो मनोभाव यह कहता है कि इस पदार्थ पर, इसकी प्रकृति को देखते हुए विधि द्वारा अनुमित जितने अधिकार हो सकते हैं, वे सारे अधिकार उपयोग करके इस वस्तु से लाभ लेने का हक मेरा है, यह भाव आपके मन में पैदा होने लगता है, और बस आप उस पदार्थ को अपनी संपत्ति कहना शुरू कर देते हैं। यह संपत्ति है। दुनिया में कोई काम हो, वो आपके मन में एक विशेष प्रकार का मनोभाव यह उत्पन्न करता है, और वो मनोभाव आपकी विचार श्रृंखला को परिवर्तित कर देता है। इसे ऐसे समझें, कल भी हमने कहा था, आप जीवन भर किसी के साथ पुत्रवत व्यवहार करें, न वो आप का पुत्र होने का भाव अपने मन में कभी अनुभव कर सकता है, और न ही आप उसके पिता की तरह उससे व्यवहार कर सकते हैं। बस एक घटना है कि अगर उसकी मां से आपका विवाह हुआ हो, फिर लाख झगड़ा हो जाए तो भी वो आपको अपना पिता ही मानेगा। उसके मन में एक गहरे आपके प्रति एक लगाव देखा जाएगा, और आप उसके प्रति अपने मन में एक लगाव देखेंगे। घटनाएं जो आपके मन में विभिन्न प्रकार के प्रभाव ये पैदा करती है। आपने किसी पदार्थ से एक संबंध यह स्थापित किया, किस प्रकार? उस पदार्थ को आपने जनरेट किया, आपने उस पर अपने श्रम के माध्यम से कब्जा यह पाया, आपने अपने श्रम से उसे उत्पन्न किया। एक काम के आधार पर, एक घटना के आधार पर आपने एक पदार्थ से अपना एक संबंध जोड़ा। आप खरीदना है वो चीज, तो खरीदना एक घटना है, ठीक है, खरीदना एक घटना है। एक घटना के कारण आपने अपना संबंध एक पदार्थ से जोड़ लिया। अब ये जो घटना है, इसने घटित होकर आपके मन में यह भाव पैदा कर दिया है, ठीक है, कि इस पदार्थ से, इसकी प्रकृति को देखते हुए जितने लाभ संभव है वो अकेले हमें लेने का हक है, क्योंकि हमने ही एक विशेष घटना के माध्यम से इस पदार्थ से संबंध यह स्थापित किया। यह भाव आपके मन में पैदा हो गया,
और वो पदार्थ आपकी संपत्ति बन गया। इसी ढंग से संपत्ति अस्तित्व में आती है। ठीक है, एक बात यह हुई, वो संपत्ति आपकी संपत्ति बन गई, वो पदार्थ आपकी संपत्ति बन गई, और इस संबंध को जो आप एक घटना के आधार पर अस्तित्व में लाए हैं, और जिस संबंध के कारण आप उस वस्तु की प्रकृति से संबंधित समस्त लाभों को लेने का दावा कर रहे हैं, इस संबंध को ही स्वामित्व यह कहा गया है। यही स्वामित्व है। ठीक है, स्वामित्व वो विशेष संबंध है जो किसी घटना से पैदा होता है। स्वामित्व एक विशेष संबंध है जो किसी घटना से पैदा होता है, और जो पैदा होकर उस पदार्थ को जिसके संबंध में यह पैदा होता है उसे आपसे संपत्ति के तौर पर संबंधित कर देता है, और इस संबंध के कारण आप उस वस्तु से उत्पन्न होने वाले समस्त लाभों को लेने का दावा यह करने लगते हैं, और वह वस्तु आपकी संपत्ति बन जाती है। संपत्ति तब तक आपकी नहीं होती, वो पदार्थ तब तक आपकी संपत्ति नहीं होती जब तक आपका स्वामित्व का संबंध उससे नहीं होता। और स्वामित्व क्या है? लाभों को लेने का दावा। स्वामित्व लाभों को लेने का दावा है। स्वामित्व की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसी प्रकार की है। इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स which can be claimed by a person who has a specific type of relation with a object। इसी रूप में उन्होंने भी परिभाषित किया है। ये स्वामित्व है। लेकिन समाज में जब आप कोई वस्तु का स्वामित्व प्राप्त करते हो तो सिर्फ आपका रोल उसमें नहीं होता है कि आप उस संपत्ति को या उस पदार्थ से अपना विशेष प्रकार का संबंध ये स्थापित करो। सिर्फ आपका रोल नहीं है। आप डॉक्टर बने तो आप बने, आप जिन प्रोफेसर से पढ़े उनकी एक दिन की तनख्वाह आप नहीं दे सकते थे और 2000 रुपए फीस देकर आप डॉक्टर बन गए। जिन मशीनों पर आपने सीखा वो मशीनें तुम्हारे खानदान भर की संपत्ति मिला दी जाए तो नहीं खरीदी जा सकती। जिस क्लासरूम में तुम बैठे थे उसका एक फर्नीचर ये तुम नहीं बनवा सकते। जितने लोगों को मारकर तुमने डॉक्टरी सीखी है उतने लोग तुम्हारे मारने के लिए कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। प्राइवेट डॉक्टर के तौर पर बैठे होते तो तुम्हें अकल आ गई होती। ठीक है ना। समाज का रोल है आपके द्वारा कुछ भी अर्जित किए जाने। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। संपत्ति आपने अर्जित की, आपको उसका अवसर होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये कहती है कि आपको भी सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित होने का संपूर्ण अवसर यह होना चाहिए, और इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 वहां भी मिलती है। आप कोई भी व्यापार, कोई भी वृत्ति, कोई भी उपजीविका, कोई भी, ठीक है, कोई भी काम ये संपत्ति के निर्माण के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम संपत्ति के निर्माण की इजाजत देते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली संपत्ति अर्जित करना, बड़े आदमी बनना, ये ठीक है, ये होना ही चाहिए। हमारे देश में तो एक वातावरण बनाया जाता है मानो किसी ने संपत्ति अर्जित की तो लुटेरा है। अरे ये कौन बात हुई भाई? आदमी गरीब होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। तुम क्या बनने के लिए प्रयास कर रहे हो? अगर अमीरी किसी ने हासिल की तो गलत क्या है? गलत यह है कि अमीर यह माने कि जो कुछ उसने हासिल किया है वो सिर्फ उसने हासिल किया है। गलत यह है। गलती पूंजी में नहीं है,
गलती पैसे में नहीं है, गलती पैसे के उपयोग में है। गलती इसमें नहीं है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हों, गलती इसमें है कि ये मेरी ही है, गलती इसमें है। इसलिए भाव क्या होना चाहिए? जो भाव होना चाहिए वो भारतीय जीवन में बहुत पहले से चला आ रहा है, और इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ये सिर्फ एक विधिक दस्तावेज नहीं होता, ये सांस्कृतिक दस्तावेज होता है। देश की संस्कृति इसको रिफ्लेक्ट करता है। वो तो हिंदुस्तान में वेल्थ जनरेशन, संपत्ति का उपार्जन, ये कभी खराब नहीं माना, बल्कि पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत दिया है। एक गोल है जीवन का, वो धर्म, अर्थ, धर्म के बाद सीधे अर्थ। हमने आपसे पहले भी कहा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होते हैं उनमें एक युक्ति होती है, उनमें कोई बात होती है। जैसे उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुतो हो, सीता जी ये भी तो कह सकते थे कि अमर हो जाओ, ठीक है, और गुणनिधि हो जाओ। अगर अजर न कहें, आप हनुमान जी से मांगते बल बुद्धि विद्या देव मुझे, सबसे पहले बल ये मांगते, यानी स्वस्थ शरीर, फिर बुद्धि, उसके बाद विद्या। क्योंकि विद्या ओसामा बिन लादेन के पास भी थी, ही वाज आल्सो ए केमिकल इंजीनियर, ठीक है, विद्या रावण के पास भी थी। तो पहले बल, बुद्धि, फिर विद्या। हम केवल विद्या नहीं मांगते। अजर, ये भी अजर माने कभी हम बूढ़े ना हो, चाली रहे तुम्हारा शरीर हमेशा, फिर अमर होइए, तब अमरता फलदायक होगी। अगर बीमार शरीर है तो अमरता मौत से बदतर है। अजर, अमर, फिर गुणनिधि, और फिर अमरता भी किसी मतलब की नहीं है अगर आप गुणनिधि नहीं है। तो संपत्ति का उपार्जन ये कभी खराब चीज हिंदुस्तान में नहीं मानी गई। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म के बाद सीधे अर्थ, अर्थ प्राप्ति खराब बात नहीं है, होनी चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन किस भाव के साथ करनी चाहिए। अगली बात कही समय भूमि गोपाल की। भूमि क्या है? उत्पादन का साधन, ठीक है, भूमि उत्पादन का साधन है, इसलिए भूमि शक्ति का प्रतीक है। इसलिए भूमि के लिए राजा लड़ता था, सीमाओं के लिए आज भी युद्ध होते हैं। भूमि उत्पादन का साधन है, और उत्पादन का साधन यानी संपत्ति है, प्राथमिक संपत्ति है, पहली संपत्ति वह भूमि है। इस भाव के साथ आपके मन में समय भूमि गोपाल की, हमारी नहीं है, ये गोपाल की है। अगर गोपाल की है तो अर्जित हमने की होगी। हक सबका है, हक सबका है, हमें जितना चाहिए हम ले लें, लेकिन आवश्यकता से अधिक लेना ये चोरी है। ये भाव विकसित होना चाहिए, ये भाव है, और इसी भाव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A, B और C इसमें स्थान दिया। उसने क्या कहा देखें, 39B और C देखें। 39 अभी मैं पढ़ता हूं, 39 क्या कहता है। B कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। ये कहा समय भूमि गोपाल की। इसी को अगर फार्मूला बेस्ड करके रख दिया जाए तो यही कहा जाएगा कि समुदाय के भौतिक संसाधन जो हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण दोनों
इस प्रकार बटा हुआ। और समुदाय के भौतिक संसाधन उसने कहा है, समुदाय में मानव प्राणी की व्यक्तिगत संपत्ति ये भी शामिल है, समुदाय के हिस्से तो आप हैं। भाई ये तो नहीं कहा जा सकता कि यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, ये तो नहीं कहा जा सकता। इफ यू आर इंडस्ट्रियल, अगर आप उद्योगपति हैं तो भी समुदाय के हिस्से तो हैं। तो कहता है समुदाय के, अब देखिए अनुच्छेद 19 में उसने संपत्ति के अर्जन की पूर्ण स्वतंत्रता ये दी है। अनुच्छेद 19 में उसने क्या कहा, कोई व्यापार, कोई उपजीविका आप अपना सकते हैं, मीनिंग देयर बाय यू मस्ट जनरेट द वेल्थ, यू विल हैव द फुल फ्रीडम टू जनरेट द वेल्थ। आप संपत्ति के उपार्जन की पूर्ण स्वतंत्रता आपके पास है, खूब करिए, जितनी कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य के लिए क्या कहा उसने राज्य के लिए कहा कि समुदाय के भौतिक संसाधन उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। उसने ये नहीं कहा कि दूसरों की संपत्ति छीन कर किसी को दे दो, नहीं, ये नहीं कहा। उसने गाइडिंग नॉर्म दिया। और समुदाय के भौतिक संसाधन में प्राइवेट व्यक्तियों की संपत्ति शामिल है क्योंकि वे ह्यूमन कम्युनिटी के मेंबर हैं, ये मैं नहीं कहता। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ठीक है, इस मुकदमे में माननीय उच्चतम न्यायालय, और यह मुकदमा अनुच्छेद 39A और 39B पर जहां भी कमेंट्री आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में दी है वहां नोट है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी समुदाय के भौतिक संसाधन हैं, और जो राज्य की संपत्ति है वो तो भौतिक संसाधन है। समुदाय के भौतिक संसाधन ये केवल पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस टर्मिनोलॉजी। और इनका नियंत्रण इस प्रकार होता हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। क्या सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन इससे होगा कि जिसने संपत्ति अर्जित की 55% उससे छीन लो? क्या इससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन? सामूहिक हित, उसने सामूहिक हित ये कहा है। और हमने आपसे एक और वीडियो में चर्चा की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्दों का उदार अर्थान्वयन होगा। सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन, सामूहिक हित काहे में है? सामूहिक हित इसमें है अधिकतम वेल्थ जनरेट हो, लेकिन समय भूमि गोपाल की इस भाव से जनरेट हो, अधिकतम वेल्थ जनरेट हो, ठीक है, लेकिन जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही हमने, बाकी दूसरों का है उन्हें दें, क्योंकि दूसरों की भूमिका है इसके जनरेट होने में। बिजली हमने राज्य के लिए, सड़क हमने राज्य के उपयोग की, पुलिस ना हो तो तुम्हारी फैक्ट्री एक दिन नहीं खुलती, लुटेरे तुम्हें लूट ले जाते, कहां से तुम वेल्थ जनरेट करते? ये जो उपकार हैं समाज के, ये आप जरूर ध्यान रखें और वेल्थ अधिकतम जनरेट करिए, क्योंकि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है आपको। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस अप्रोच ये दिखा रहा है। वो कहता है सर्वोत्तम साधन, उत्तम भी नहीं कहा, सर्वोत्तम। चलो हम एक बार को जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये भी मान लें कि 55% छीन लेना ठीक होगा। उसने कहा सर्वोत्तम साधन हो, तो सर्वोत्तम तो कम से कम ये नहीं हो सकता। सर्वोत्तम क्या हो सकता है? सर्वोत्तम वही हो सकता है जो आज तक हो रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स लगाएंगे, उसमें भी स्लैब बनाएंगे कि कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज करोगे इस रेट से टैक्स दोगे, सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज यू आर ए, आप समर्थ हैं, आप दे सकते हैं, इसलिए आप पर सबसे ज्यादा टैक्सेशन होगा। हम आय कर लेंगे आपसे, हम संपत्ति कर भी चलो लगाएंगे, मगर 55% तक छीन लेने की, ठीक है, सीमा तक नहीं। ये सीमा तो लाभ के उस प्रेरक तत्व को खत्म कर देगी जो व्यक्तिगत लाभ को
उत्पन्न करने की प्रेरणा देकर मनुष्य को संपत्ति के अर्जन के लिए, ठीक है ना, प्रेरित करता है। ये तो उसी चीज को खत्म कर देगा। और ये किसी भी दृष्टिकोण से सर्वोत्तम साधन, ठीक है, किसका? सामूहिक हित का। ये हुआ है, ये कहा ही नहीं जा सकता। 39 आप में भाव क्या चाहिए? तेरा तुझको सौंपूं, क्या लागे मेरा, ये भाव होना चाहिए, ठीक है। और इसी भाव को आवाज 39B ने दी है। यही भाव है जिसको शब्दों में अधिनियमित कर दिया कि समुदाय का भौतिक नियंत्रण, वो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, यही समाजवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल। इसी को समाजवाद का है। समाजवाद का मतलब क्या हुआ? समाज के सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यही तो समाजवाद है, डॉक्ट्रिनरी सेंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में। वो नहीं जो समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे, वो नहीं है समाजवाद। इसीलिए आपसे प्री में खूब पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एट वेयर द सोशलिज्म हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। और उत्तर है इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 39B and C स्पेसिफिकली, और अदरवाइज तो प्रतिष्ठा और अवसर को उपलब्ध कराने के संबंध में जितने प्रावधान है सब सोशलिज्म, ठीक है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 41 देते कर्मकारों को प्रतिनिधित्व मिलना, आदि आदि बहुत सारे, ठीक है ना। तो वेल्थ जनरेशन ये होना ही चाहिए, और वेल्थ जनरेशन ये नहीं होगा अगर आप 55% तक उस व्यक्ति से उसकी संपत्ति छीन लेने की बात करोगे। क्योंकि व्यक्ति, हमने पिक्चर देखी थी, कौन सी, ऐतराज, उसमें अमरीश पुरी वो दिखाया गया है। उससे पूछा शादी आपने इतने लेट क्यों की? उसने कहा कि हम चाहते थे हम कुछ अचीव कर लें, ताकि हम जब दुनिया से जाएं तो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाएं। आज हमने 12,000 करोड़ रुपए अचीव कर लिए हैं, अब हमें लगता है ये भाव है आदमी का। और आप कहते हैं 55% छीन लेंगे, वो क्यों अचीव करेगा? और जो वो अचीव ही नहीं करेगा, क्योंकि अचीव और लाभ के प्रेरक तत्व से अचीव करेगा, उस तत्व को हटाया नहीं जा सकता। हां, ये ठीक है कि इस व्यक्ति में यह भूमिका चाहिए कि समय भूमि गोपाल की तेरा तुझको अर्पण, इसमें चाहिए। और व्यक्ति अपने नैतिक स्वार्थों से इतना घिरा है, नैतिक नहीं, स्वार्थ नैतिक हो ही नहीं सकता। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से इतना घिरा है कि वो इन भावनाओं को अपने में धारण नहीं कर सकता। और अगर धारण भी कर सकता है तो राम और कृष्ण, यह समाज के एक बहुत छोटा वर्ग, वही इस भाव को अपने मन में लेकर वेल्थ जनरेशन कर सकता है। इसीलिए राज्य की भूमिका है, ताकि राज्य, जैसे बच्चे को कड़वी दवाई पिला दी जाती है, ऐसे ही राज्य समुदाय के भौतिक संसाधन जिसमें व्यक्ति के द्वारा अचीव प्रॉपर्टी भी है, उसे इस प्रकार, ठीक है, व्यक्ति के स्वामित्व और नियंत्रण में दे, ताकि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। और यही राज्य की भूमिका। लेकिन राज्य की भूमिका लुटेरों की नहीं हो सकती, ये तो राज्य की लुटेरों की भूमिका है। और राज्य की भूमिका को कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन नहीं किया गया है। उसने कहा सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। ये लूट सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन नहीं कर रही है। इसके लिए वही तरीका होना चाहिए जो तरीके हैं, आयकर, जीएसटी, ठीक है, कमर्शियल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी, वेल्थ टैक्स, किंतु इस सीमा तक नहीं, इस सीमा तक नहीं, ठीक है। दूसरा, उसने कहा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि संकेंद्रण न हो, लेकिन आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो जाए, इस तरह नहीं। आप संकेंद्रण को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप कहते हैं कि समुदाय में वेल्थ ये सीमित है, संपत्ति सीमित है, इसलिए अगर किसी के पास ज्यादा रही
तो दूसरों के लिए बचेगी नहीं। आप ये कहते हैं गलत, संपत्ति लगातार पैदा होती है, अर्जित भी होती है, और संपत्ति लगातार अर्जित होती है। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि भूमि जैसी संपत्तियां लगातार पैदा नहीं हो रही हैं। भूमि तो बाकी समुद्र में है, समुद्र पीछे तो नहीं हटता, समुद्र तो और आगे बढ़ रहा, तो भूमि तो घट रही है, बढ़ नहीं रही। तो भूमि के संबंध में भी क्या नियम है? 12.5 एकड़ से ज्यादा नहीं, लेकिन 12.5 एकड़ तक आप रख सकते हैं। कल को आप ये कहेंगे कि बंजर तोड़ हमने जमीन बनाई, जैसे बंजर टूटेगा वैसे 12.5 हमसे छीन ली जाएगी। ये क्या है? ये तो लूट है। और लूट करने वालों को नक्सली, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। इट इज द नक्सलाइट मेंटालिटी, ये नक्सलाइट मेंटालिटी है, एंड इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड। उसने ये कहा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन इनका सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। लेकिन आप जिस ढंग से संकेंद्रण रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इससे धन और संपदा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग पैदा ही नहीं करेंगे फिर। ठीक है ना? अहितकारी संकेंद्रण तो छोड़िए, वो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए अहितकारी संकेंद्रण रोकने का प्रयास सिर्फ उतना ही जो पहले से चला रहा, कि मधुमक्खी फूल से रस चूसे किंतु इस तरह कि फूल खिला रहे, ये ना हो फूल ही खत्म हो जाए। ये 55% संपत्ति ले लेने की बात, ये आर्थिक सर्वे करने की बात जब घोषणा पत्रों में की जा रही है, जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस समय अगर आपके मन में यह है कि हो ही नहीं सकता, तो गलत है। ठीक है, करने को वो कर देंगे, हालांकि ये प्रोविजन मौजूद है। अगर वो कर भी देंगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जा सकेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दीदी वही ठीक है जो मेनका गांधी में है, लेकिन उसे आने में एक गोपालन से मेनका गांधी तक 30 साल लग गए। इन 30 वर्षों में जो कुछ हुआ वो अन्याय नहीं तो क्या है, ये मैं बताइए। अगर इन्होंने कर दिया, 39 बी और सी की गलत व्याख्या करके, और सुप्रीम कोर्ट ने सही व्याख्या करके उसे हटा भी दिया, तो भी 30 साल जो अन्याय होगा और उससे जो देश का नुकसान होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? गोलकनाथ में जो कहा या शंकर प्रसाद सिंह में, ठीक वो तो नहीं, ठीक तो वो है ना जो केशवरन भारती में कहा, लेकिन समय लग गया बीच में। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी ये सोच है कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये सोच तो ठीक नहीं है। हो तो सकता है, और अगर हो गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट होने के कारण भले ही सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक डाउन कर दे, लेकिन स्टक डाउन करने में और चैलेंज होने में, ठीक है, चैलेंज होने के बाद स्टक डाउन करने में जो समय बीच में लग जाएगा, उस समय में जो अन्याय होगा और जो देश का नुकसान होगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे या सैम पित्रोदा? कौन जिम्मेदारी लेगा? और इवन गांधी जी जिनका ये नाम लेते हैं, वे भी इस व्यवस्था के खिलाफ थे। वे भी कहते थे, उनका न्यास ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल है गांधी जी का। उन्होंने ये कहा कि पूंजीपति को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि राज्य अगर डकैत बन जाएगा, पूंजीपति की संपत्ति को छीन लेगा, यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। क्योंकि एक बार गलत काम की आदत किसी को लगी, फिर वो अपने लिए भी गलत काम करेगा। अगर राज्य को यह आदत लगाई गई तो ठीक नहीं होगा। वो ये कहते थे पूंजीपति है, इसी का हृदय परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसे एहसास दिलाना चाहिए कि तुम्हारी पूंजी निर्माण में समाज का रोल है, इसलिए तुम्हारी पूंजी पर भी समाज का हक है, और वो समाज का हक उसे जीएसटी, वैट, इस सब के माध्यम से मिलना चाहिए। हालांकि गांधी जी ये कहते थे कि पूंजीपति को ही समझाना चाहिए,
वो चूंकि ज्यादा नैतिक आदमी थे, इसलिए वो ये कहते थे पूंजीपति को समझाना चाहिए, व्यक्ति को समझा पाना उसके हितों के विरुद्ध असंभव नहीं तो कठिन तो जरूर है। असंभव तो नहीं है, असंभव तो नहीं। जब कोविड लगा, प्राइम मिनिस्टर ने अपील की कि आप अपने घर के जो महरी हैं या जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें पूरा वेतन दीजिए। लोगों ने दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है लोगों को समझाया नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर ने कहा गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए, करोड़ों ने छोड़ दी। सवाल यह भी है कहने वाला कौन है। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि चाट के पास स्वच्छता को ध्यान रखते हुए पत्ते फेंकने के लिए पेटी रखिए, सबने रख ली। तो लोगों को समझाया जा सकता है। और जो नहीं समझ सकते उनके लिए राज्य अपनी ताकत का उपयोग करे, विधायन करे, टैक्सेशन लगाए, लेकिन टैक्सेशन इस सीमा तक नहीं। तो हमें लगता है कि तीनों बातों का उत्तर आया होगा। हो भी सकता है, किया पूर्व में किया भी गया है, ठीक है, और कुछ स्थितियों में होना भी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति के क्षेत्र में इस सीमा तक संपत्ति को ले लेने की बात करना न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि ये नक्सलवाद ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज, बाकी कल बात।